हाँ जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हम लोग के कौन कौन है। एक तो है रॉबर्ट क्लाइव, एक है वॉरेन हेस्टिंग और है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अंदर मैं आपको ये रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बता चुका हूँ और कार्यकाल भी इन लोग का बता चुका हूँ। एक बार कार्यकाल भी बता दो जल्दी से, किसका क्या क्या है। रॉबर्ट क्लाइव का 1757 से 60 और 65 से 67, ठीक है, 65 से 67 ये इनका कार्यकाल है। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल है। और इनका कार्यकाल हम लोग पढ़ रहे हैं 1786 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल है। तो इसके अंदर 4 टोटल बेसिक रिफॉर्म्स हैं जिसकी बात हम लोग को करनी है। पहला पुलिस रिफॉर्म, रिवेन्यू रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब तुम लोग को पता है कि अंग्रेज भारत के अंदर ये तमाम तरीके के रिफॉर्म्स या सुधार या फिर लॉज एक्ट ये तमाम चीज़ें ला क्यों रहे, क्या कारण क्या है। अपने मुनाफे के लिए। मुनाफा तो है एक, चलो ठीक है, रिवेन्यू मिलेगा, वो तो कंपनी ट्रेड करके भी कर रही थी, व्यापार कर रही थी, व्यापार से अच्छा क्यों कहाँ से मिल जाएगा। ये सुधार लाना, लॉज बना देना, लॉज बना के लागू कर देना, ये सब क्यों कर रहे हैं। हाँ, राज स्थापित करने के लिए, सत्ता को स्थापित करने के लिए, ठीक है। अंग्रेजों को एक बात बहुत अच्छे से पता थी और ये विश्व इतिहास से सीखे हुए लोग थे, ठीक है। और इन्होंने विश्व इतिहास से ये बात सीखी थी कि सही और गलत कुछ नहीं होता, सब कुछ शक्ति और पावर होती है। और भारत के अंदर इन्होंने जितने भी कार्य किए अंग्रेजों ने आके, ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने सही गलत देखे बिना किए। इन्होंने किसके लिए किए, शक्ति के लिए किए, पावर के लिए किए। बोले और शक्ति पावर तुम्हारे पास में है तो तुम यहाँ से बाल कटा के आ जाओ, यहाँ से बाल कटा के आ जाओ और बीच के पूरे गंजे हो जाओ और बुला के पूछोगे ना इधर आ, बता कैसा लग रहा हो, अरे सर देवता लग रहा हो एकदम, हाथ जोड़ के बोलेगा सर देवता लग रहा हो एकदम, ऐसे करके। अगर आपके पास शक्ति है, पावर है, सत्ता है तो वैसे तो बोलेगा इंसान आपके सामने, देवता लग रहा हो एकदम, और ये सर। तो सही गलत कुछ नहीं होता जब लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजा दे, सही। और ये लोग यही काम कर रहे थे, ठीक है। तुम लोग अपने ऊपर मत लेना कोई भी, ठीक है। तो मैं तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ बाल बाल कटाने वाली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क्स और रिफॉर्म्स की जो बातें कर रहा हूँ मैं, वो ये लोग शक्ति को ग्रहण करने के लिए कर रहे हैं। पावर, सत्ता इन्हें चाहिए और पावर सत्ता के लिए ये लोग सही गलत नहीं देखते। इन्हें डिफरेंसेस की नहीं ज़रूरत है, क्या सही है क्या गलत है। बोले शक्ति पावर आ जाएगी हमारे पास में, सत्ता हमारे पास में आ जाएगी, सब सही, ठीक है। तो ये एथिक्स प्रिंसिपल्स इसके अंदर होते हैं या नहीं होते, इन सब चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान नहीं था और हमको उसको साथ में ध्यान में रखते हुए ही चलना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो भी चीज़ें थी इनके द्वारा की गई वो गलत भी थी और बहुत सारी चीज़ें सही भी थी। सही क्या क्या था वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। अभी बुराइयां भी कर लेंगे, फिर बाद में तारीफ़ें भी करेंगे, थोड़ी सी मिक्स लेके चलेंगे इतिहास को, ठीक है। तो 1786 से 93 के बीच में इसने कुछ रिफॉर्म्स किए, वो रिफॉर्म्स आज तक भारत के अंदर लागू होते हैं। जैसे कुछ पुलिस रिफॉर्म्स किए इसने भारत के अंदर। पुलिस रिफॉर्म्स करने का मतलब ये है, पोस्ट जो थी दरोगा वगैरह की पहले होती नहीं थी। एसआई जो होते हैं सब इंस्पेक्टर आज के समय में, दरोगा होते हैं, एसपी जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है। अगर आप आईएएस नहीं बनोगे क्या बनोगे, आईपीएस बनोगे, ठीक है। वर्दी मिलती है ना, आईपीएस बनते हैं। तो आईपीएस वाली पोस्ट कहाँ से आई है, इन्हीं पुलिस रिफॉर्म से आई है, जिसके थ्रू एसपी बनते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना जाता है, ठीक है। तो इसमें पुलिस रिफॉर्म्स किए जो कि भारत के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी है। अब इसकी मैंने बोला था सबसे पहले रिवेन्यू रिफॉर्म्स की बात हम लोग कर लेंगे। चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जाओ सर्विस दूसरा वाला ले आओ, उठा के ऑफिस में रखा है नीचे। नहीं ले आओ, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिवेन्यू रिफॉर्म्स की बात सबसे पहले करेंगे। और रिवेन्यू रिफॉर्म्स के अंदर मैंने क्या बताया आपको, रिवेन्यू रिफॉर्म्स में हम सबसे पहले इनके जो इन्होंने भारत के अंदर जमींदारी प्रथा लागू करी थी। जमींदारी प्रथा थी ना, जो इन्होंने भारत के अंदर जमींदारी प्रथा लागू करी थी। जमींदारी प्रथा का क्या मतलब हो गया कि जमींदारों को भूमि को सौंप देना, ठीक है। डायरेक्ट जमींदारों को भूमि को सौंप देना। और इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, बोले ये है स्थायी बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है। क्या है ये, परमानेंट सेटलमेंट है, मतलब हमने परमानेंटली ही जमीन आपके नाम पे कर दी। अब सेटलमेंट आपके नाम पे, बंदोबस्त आपके हाथों में, आप हमको रिजल्ट दो बस। हमको चाहिए रिवेन्यू और रिवेन्यू जनरेट करके हमको सारा का सारा दो।
ठीक है। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी प्रथा। ये रेवेन्यू सिस्टम का सबसे बड़ा यहाँ पे एक उपलब्धि थी इनके लिए, जो आगे चल के सक्सेसफुल भी हुई। इसको एक नाम और क्या दिया गया, इस्तेमरारी सिस्टम या फिर इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, अब देखो इसके अंदर हुआ क्या था, रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बेसिक हुआ क्या था, इसको नोट कर लिया तुम लोग ने, कल ही कर लिया होगा। तो हम लोग अगर बात करें स्थायी बंदोबस्त की, ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैं आप लोग को ये बता रहा था कि स्थायी बंदोबस्त के अंदर इन्होंने कुछ बहुत सारे सुधार किए। उन सुधार के अंदर इन्होंने बोला हम 1765 का साल लेंगे। कौन सा? 1765 का। 1765 में क्या हुआ था? संधि साइन हुई थी। क्या हुआ था? संधि साइन हुई थी। 1765 के अंदर एक संधि साइन हुई थी, कौन सी बताओ? इलाहाबाद संधि बेसिकली सबसे प्रॉपर संधि थी जो साइन हुई थी इस समय, और प्रोमिनेंट संधि थी जिसके थ्रू भारत के थोड़े से हालात बदले थे। और क्या हुआ 1765 में? डुअल गवर्नमेंट, दोहरा सरकार लागू किया गया था। बोले हम वही साल मानेंगे जिस साल से स्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाएगा। मतलब लागू करने का मतलब पीछे कैसे जाएंगे, ये इस समय के जो रेट, जो दर चला करती थी, उसी दर के हिसाब से कैसा क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, कर लगेगा। 1765 को क्या बना दिया इन्होंने? बेस ईयर बना दिया। ठीक है, 1765 को क्या बनाया? बेस ईयर बनाया। मतलब 1765 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या लगेगा? कर लगेगा, टैक्स लगेगा। बोले लागू तो तुम कर रहे हो अब, और दर कहाँ से लगा रहे हो? 1765 से लगा रहे हो। मतलब 1793 के अंदर जमींदारी सिस्टम या स्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा है, और लगा कहाँ से जा रहा है? 65 की दर से लगाया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये नहीं है 65 से 93 तक का पूरा टैक्स तुमको देना है, उसका मतलब ये नहीं है। उस समय में जो दर चला करती थी, जो रेट चला करते थे, 1 रुपए की जो कीमत हुआ करती थी, उस कीमत के हिसाब से ही तुम आज के समय में हमको पैसा दोगे। ठीक है, और क्या बोला गया कि हर 10 साल के अंदर इसका एक रिव्यू हुआ करेगा, और उस रिव्यू के बाद में टैक्स सिस्टम को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और इसको भी बढ़ाया जा सकता है। अब परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त के अंदर बेसिक कुछ चीज़ें डिसाइड हुई, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रेशियो क्या था? 10/11 और 1/11। 10/11 कौन रख रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1/11 कौन? जमींदार। फार्मर्स को क्या मिला? फार्मर्स को क्या मिला? कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या मिली? इनकी मजदूरी, मतलब लेबर कॉस्ट। जिसकी खुद की ज़मीन है उसको यहाँ पे लेबर कॉस्ट दी जा रही है, और बाकी सारे के सारे लोग यहाँ से मज़ा ले रहे हैं। ठीक, अब हुआ क्या कि ये ज़मींदार जो थे ये जाते थे किसान के पास में। ज़मींदार कहाँ जा रहे हैं? फार्मर के पास में जा रहे हैं। और ये ज़मींदार जब फार्मर के पास में जाया करता था तो ये फार्मर बेचारा गरीब आदमी है, कभी कभी इन ज़मींदारों को इनके ऊपर तरस आ जाता था टैक्स लेने में या ज़बरदस्ती करने में, कि जब जिसके पास पैसा नहीं है उससे पैसा कैसे लिया जाए। तो इनको इनके ऊपर तरस आना शुरू हो गया। तो ज़मींदार कभी कभी आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और खाली हाथ चले आते थे बिना कुछ लिए। और जब ज़मींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बिना कुछ लिए चले आते थे, अब अधिकार तो इन्हें दे रखा है, पैसा देंगे, जब कमाएंगे तभी तो देंगे, जब नहीं कमाएंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो इनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लॉ निकाला जिसको बोला जाता था सनसेट लॉ। क्या बोलते हैं हिंदी में? सूर्यास्त नियम। ठीक है, ये वो लॉ था, या सनसेट लॉ को वो लॉ बोला गया। 1794 के अंदर इसको लाया गया और बोला गया जमींदार अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं। ज़मींदार अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं, ये या तो ज़मीनों पे ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर रहे हैं, या फिर किसानों से उस अमाउंट में हमको पैसा नहीं ला के देते।
ठीक है। तो ज़मींदारों से पैसा इनको नहीं मिल पा रहा था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। जब तो इन्होंने क्या करा, सनसेट लॉ ला दिया, और सनसेट लॉ के अंदर बोला गया कि ज़मींदारों के बढ़ते लगातार कंट्रोल को काबू में रखने के लिए सनसेट लॉ को लाया जा रहा है। और सनसेट लॉ का मतलब ये होगा, सूरज डूबने से पहले पहले अगर 31 तारीख आपको दे दी गई है टैक्स जमा करने की, और इतना इतना टैक्स पूरे देश में बन रहा है, और सूर्य अस्त होने से पहले पहले अगर वो टैक्स हमारे पास नहीं आया तो हम इस ज़मीन को आपसे छीनेंगे और किसी दूसरे ज़मींदार को दे देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि पूरा दिया था, परमानेंट सेटलमेंट दिया हुआ था। ठीक है, अबाउट परमानेंट सेटलमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट। स्थायी बंदोबस्त के बारे में इन निम्नलिखित में से क्या सही है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था कि ज़मींदारी सिस्टम के अंदर या स्थायी बंदोबस्त के अंदर लैंड ट्रांसफरेबल थी, कि लैंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकती थी या नहीं जा सकती थी, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बताओ, जा सकती थी, नहीं जा सकती थी? ज़मींदारी प्रथा के अंदर एक इंसान से दूसरे इंसान पे लैंड जा सकती थी। सही है एकदम। क्यों कह रहे हो ऐसा? हाँ, सनसेट लॉ बना। अच्छा, अगर वहाँ पे सनसेट लॉ लिखा ही नहीं है या कुछ ऐसा दिया गया है, उसने पूछ लिया कि ज़मींदारी प्रथा के अंतर्गत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे लैंड जा रही है, तो फिर आप आंसर क्या दोगे? सनसेट लॉ तो वहाँ मेंशन ही नहीं किया था उसने, ना उसने टाइम दिया कि 1794 से पहले का हम पूछ रहे हैं या 1794 के बाद का पूछ रहे हैं। ये तो 1794 से लागू हुआ ना, कहाँ लिखा है? उससे पहले तो ज़मींदारों पे ही रहा करती थी ना लैंड, तब तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है ना। ये तो कानून लेके आए, कानून ने बोला कि चलो अब ट्रांसफ़र करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। ठीक है, यही तो बोला। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया था, इसको भी क्लियर करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया था कि अगर ज़मींदार जिसके पास में लैंड है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु होने के बाद में यह अधिकार उसके पुत्र को था कि वो उस लैंड को ग्रहण कर सकता है, और लैंड अब उसके हाथों में चली जाएगी। ये सही होगा या गलत होगा? क्यों सही होगा? मतलब जो ज़मींदार का सक्सेसर है या उत्तराधिकारी है उसके पास में लैंड चली जाएगी, ऐसा बोला गया था। बताओ, जाना सही है या गलत है, ये बताओ भाई। अंग्रेज़ों को फ़ायदा किसमें? हाँ इसमें भी है, हाँ करने में भी है, क्योंकि इसमें उसका मतलब स्वभाव था, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, तो सब सर भी कर लेगा, सर किसी और को सर अंग्रेज देंगे तो सब मतलब वहाँ से वो स्टार्टिंग से करेगा, उसको पता नहीं लगेगा कैसे मतलब क्या करना है। ये तो तुमने अंग्रेज़ों के लिए पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बताओ। नेगेटिव बताओ। हाँ, क्यों बताएं? क्यों लिखना पड़ेगा इसलिए बताओगे? क्वेश्चन तो दोनों पूछेगा, दोनों तरीके से पूछेगा आपसे, पॉजिटिव भी बताओ नेगेटिव भी बताओ, फिर बैलेंस करो आंसर को। ये तो पूछता है जब भी आप कोई आंसर राइटिंग करते हो यूपीएससी के अंदर, वो क्या पूछता है? पहले कहता है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिख दो, फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट लिख दो, और बाद में कंक्लूजन लिख के उसको क्या कर दो? बैलेंस कर दो। ठीक है, यही तो कहते हैं, इसी को तो डिप्लोमेसी बोला जाता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है सामने वाले की इतनी बुराई करो, इतनी बुराई करो, इतनी बुराई करो, अंधाधुंध बुराई करो और उसको बुरा ना लगे। ये कला कहलाती है डिप्लोमेसी। और ये डिप्लोमेसी की कला हम जैसे अधिकारियों में, आप जैसे अधिकारियों में बहुत अच्छे से पाई जाती है, बहुत अच्छे से पाई जाती है। और हम लोग को पता है, हम लोग किसी के मुंह पे 4 गालियाँ भी दे के चले आएंगे और हंसते हुए भी चले आए अगर, तो बंदा बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हमको पता है डिप्लोमेट कैसे हुआ जाता है, उसको बैलेंस कैसे करना है, कि किसी को अगर 4 बातें भली बुरी बोल भी दी, फिर बाद में उसे डिप्लोमेसी से डील कैसे करना है। यही सीखते हैं हम लोग पूरे के पूरे सर्विसेज के दौरान। जब आप लोग ट्रेनिंग करोगे यही चीज़ सिखाई जाएगी आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान में। ट्रेनिंग में यही बातें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं कि आप लोग को पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। क्या जितने लोग आपके ऑफिस के अंदर आएंगे सबका काम कर दोगे? नहीं करोगे, ना कर पाओगे। एक दिन में कम से कम 1000 अर्जियाँ आती हैं,
पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली कि आप उनका काम कर पाओ। तो क्या करना पड़ता है, कई लोगों को डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा नेता आ गया, अरविंद केजरीवाल मान लो आ गए, और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो कहीं के, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने आपसे बोला कि मुझे यहाँ पे इस स्कूल में ये सुविधाएं कल तक चाहिए। अब भाई चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है, क्या बोलोगे उससे? नहीं सर कल तक पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, हटा दो मुझे नौकरी से, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बोलोगे। और ये जो बोलेगा उसके एक दिन नौकरी चलेगी, इससे ज़्यादा वो नौकरी नहीं कर पाएगा। तो वहाँ डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा। अरे सरकार हुक्म है आपका, आपने बोल दिया सब हो जाएगा, बस आपने बोल दिया ना। अब देखिए कल तक सब कैसे होता है। वो 100% काम बोल के गए थे, 10% दिखा दो। सर देखिए आपने जैसा जैसा बोला था मैंने पूरी कोशिश करके इतना इतना करवा दिया, और ये रही आपके हाथों में। मस्त मक्खन लगा के चाय वाय पिलाओ अच्छे से, थोड़ा बहुत प्याली में उतारो, उसके बाद भेज दो वापस, हो गया खत्म काम। वो भी कहेगा चलो इसने कुछ करा तो, और तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, पूरा देश नहीं सुन रहा अरविंद केजरीवाल की कि तुमने सुन ली है, खुश हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो ये होती है डिप्लोमेसी। आप ऐसी डिप्लोमेसी को करो इस फील्ड के अंदर कि लोग कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, और अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। आपकी बात सबको सही लगे, किसी को भी ख़राब ना लगे, इसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है। यही सब सिखाते हैं। अब इसके अंदर देखो डिप्लोमेसी क्या थी, या फिर अगर हम लोग बात करें अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ें क्या थी। अगर उसके व्यक्ति के पुत्र को उस ज़मीन का अधिकार दे दिया जाता तो वो धीरे धीरे उसका डिक्टेटर बनता चला जाता, तानाशाही आती चली जाती। और तानाशाही अंग्रेज़ अपने अलावा किसी को करने नहीं देंगे, तुम हो कौन मेरे सामने, उनका तो ये हिसाब था। तो जब एक लैंड के ऊपर, अगर मोदी जी भी 10 साल यहाँ पे प्रधानमंत्री रह लिए, तो एक अंदर क्या आने लगा है, एक एटीट्यूड आ गया कि मेरे अलावा तो सरकार किसी की बन ही नहीं सकती, अब अगली बार भी मैं ही। तो जैसे कानून हो जो भी बनाना है बनाते रहो, जनता तो है ही अपने साथ। तो ये आता है एटीट्यूड किसी भी सरकार के अंदर। यहाँ की बात नहीं कर रहा, रशिया के अंदर चले जाओ, हटा के दिखा दे व्लादिमीर पुतिन को, कोई वहाँ से नहीं हट रहे। चाइना के अंदर चले जाओ, ठीक है, कोरिया के अंदर चले जाओ, तो ये सब डिक्टेटर बन गए। क्यों बन गया? क्योंकि इनकी सरकार को कोई नहीं हटा सकता। तो ये क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि इनको राइट्स मिल गए शुरू में जाके, और उसी राइट्स को ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट्स अगर इनको सौंप दिए जाते, इनकी औलादों को भी सौंप दिए जाते, तो ये लोग उस ज़मीन के डिक्टेटर बनते चले जाते। अंग्रेज़ों को खाली कराना बहुत मुश्किल हो जाता है इनसे। तो अंग्रेज़ों ने बोला ना, उत्तराधिकारी अधिकार नहीं देंगे। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। ये कंपलसरी नहीं है। ये 2 क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर ऑप्शन में ऐसे रखे हुए थे, सीधा सीधा। और सीधा कहाँ किसके बेस्ड है? लॉजिक के ऊपर बेस्ड करते। अंग्रेज़ अपने से सुप्रीम ना किसी को कभी होने देंगे और ना उन्होंने होने दिया। इस बात को बस आंसर में लिखते समय या फिर आंसर को करते समय दिमाग में रख लेना, ठीक है। वो किसी के सामने ना तो झुके हैं पूरे समय में, उनको सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति आगे झुका पाया था, उसका नाम था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने भी डिप्लोमेसी से झुकाया। कई सारे लोग तो सार्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स बोलने लगे थे महात्मा गांधी को शुरू में। सार्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स का मतलब खुफिया एजेंट है ये इनका, ये तक बोलने लगे थे गांधी को आगे, क्योंकि गांधी डिप्लोमेटिक आदमी थे। गांधी को पता था कि डिप्लोमेसी क्या होती है और कैसे अंग्रेज़ों के साथ में डील करना है, कैसे अंग्रेज़ों के साथ में बैठना है, और इन्हीं के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा कर देना है पूरा उठा के। गांधी जानते थे, और गांधी सही गलत भी बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्हें पता था सही के साथ खड़ा रहना कितना ज़रूरी है, और जब तक गलत नहीं पता चलेगा सही के साथ कैसे खड़े रहेंगे। और गलत कब पता चलेगा? जब गलत के साथ रहोगे, तब सही और गलत में फ़र्क पता चलेगा। इसलिए ये डिप्लोमेसी थी गांधी जी की, जो वो ये करा करते थे। अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर तमाम तरीके अपनाए, और उन तरीक़ों में ये जो आपका लैंड वाला सिस्टम था, इसके अंदर ये ज़मींदारी प्रथा को जो लागू किया, ये ज़मींदारी प्रथा से स्थायी बंदोबस्त से ही पिछले 10 सालों के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके। ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसी फॉर्म में आते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। लिखो इसके अंदर पॉइंट बना के जल्दी। स्थायी बंदोबस्त, हेडिंग डालो। स्थायी बंदोबस्त, अंग्रेजी वाले डालो परमानेंट सेटलमेंट।
हिंदी वाले लिखो जमींदारों को, जमींदारों को, जमींदारों को भूमि का मालिक, जमींदारों को भूमि का मालिक नियुक्त कर दिया गया। जमींदारों को भूमि का मालिक नियुक्त कर दिया गया और किसानों को उनकी भूमि से वंचित करके, और किसानों को उनकी भूमि से वंचित करके और किसानों को उनकी भूमि से वंचित करके मजदूर वर्ग में डाल दिया गया, मजदूर वर्ग में डाल दिया गया। द जमींदार वॉज डिक्लेयर्ड, द जमींदार वंचित करके मजदूर वर्ग में डाल दिया गया। द जमींदार वॉज डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द लैंड, the zamindar was declared as owner of the land, which means that the peasant was reduced to tenant, the peasant was reduced to टीनेंट, TENANT, टीनेंट का मतलब मजदूरों से, ठीक, टीनेंट। आया कब था? 1993, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये तो क्लियर है, ठीक। अगला पॉइंट इसके अंदर लिखो, अगला पॉइंट इसके अंदर लिखो, स्थायी बंदोबस्त से आय राजस्व को, स्थायी बंदोबस्त से आय राजस्व को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। स्थायी बंदोबस्त से आय राजस्व को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। जिसका 10/11 भाग, जिसका 10/11 भाग राज्य को, राज्य मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका 10/11 भाग राज्य को एवं 1/11 भाग जमींदारों को प्रदान किया जाएगा, एवं 1/11 भाग जमींदारों को प्रेजेंट या फिर जमींदारों को क्या बोला था मैंने, प्रदान किया जाएगा। देखो ये सुन रहे हैं बैठ के, अंग्रेजी में लिखेंगे और हिंदी सुन रहे हैं बैठ के। लिखो द जमींदार, क्या बोला मैंने, 10/11 और 1/11 आउट ऑफ द कलेक्टिव रेवेन्यू, out of the collective revenue, out of the collective revenue 10/11, out of the collective revenue 10/11 would go to the state, 10/11 would go to the state, and remaining 1/11 and remaining 1/11 would go to the zamindars, and remaining 1/11 would go to the zamindars। एक पॉइंट लिख लो, स्थायी बंदोबस्त, अगला स्थायी बंदोबस्त आनुवंशिक बोलेंगे ना सक्सेसर को हिंदी में, है ना, आनुवंशिक ही होता है। चलो लिखो, स्थायी बंदोबस्त आनुवंशिक
नहीं था। स्थायी बंदोबस्त आनुवंशिक नहीं था। पिता की ज़मीन को लेने का अधिकार, पिता की ज़मीन को लेने का अधिकार पुत्र के पास में, पुत्र के पास में पुत्र के पास में नहीं था, पुत्र के पास में नहीं था। लिखो, परमानेंट सेटलमेंट वॉज नॉट हेरिडेटरी, परमानेंट सेटलमेंट वॉज नॉट हेरिडेटरी, परमानेंट सेटलमेंट वॉज नॉट हेरिडेटरी एज ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिख लिया करो शॉर्ट में, एज ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट अलाउड, एज ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट अलाउड the property of any जमींदार, या अंग्रेजी में लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी जमींदार would go to his son, would go to his son after his death, after his death। ठीक है, और एक पॉइंट भी बताया था मैंने अभी आपको, सूर्यास्त वाला नहीं, उससे पहले भी एक पॉइंट बताया था, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था। कौन सा? हाँ, ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल है या नहीं है, तो इसको भी लिख लो। अब आगे लिख लो इसमें, स्थायी बंदोबस्त के बाद, स्थायी बंदोबस्त के बाद ज़मींदारों के बढ़ते, स्थायी बंदोबस्त के बाद ज़मींदारों के बढ़ते ज़मींदारों के बढ़ते अधिकार को, ज़मींदार के बढ़ते अधिकार को रोकने हेतु राज्य ने सूर्यास्त नियम को, राज्य ने सूर्यास्त नियम को लागू किया, सूर्यास्त नियम को लागू किया। इसके अंतर्गत राज्य, इसके अंतर्गत राज्य कभी भी, इसके अंतर्गत राज्य कभी भी एक जमींदार से भूमि को दूसरे जमींदार पे, एक जमींदार से भूमि को दूसरे जमींदार को स्थानांतरण कर सकती थी, दूसरे जमींदार को स्थानांतरण कर सकती थी। ठीक है, अंग्रेजी वाले लिखो। इन 1794 थ्रू अनदर लॉ, in 1794 through another law popularly known as Sunset Law, popularly known as Sunset Law, the state was empowered to remove zamindar, the state was empowered to remove zamindar when unable to deposit, when unable to deposit land revenue on a given date, land revenue on a given date।
अगला पॉइंट लिखो, जमींदारों को गैर कृषि भूमि का भी मालिक बना दिया गया। जमींदारों को गैर कृषि भूमि का भी मालिक बना दिया गया। जमींदारों को गैर कृषि भूमि का भी मालिक बना दिया गया। एक तो कृषि भूमि होती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड, जो हमारी किसके लिए है, फसल को उगाने के लिए है, जिसमें हम सिर्फ फसल उगाएंगे, गेहूँ, धान, गन्ना, बाजरा, दालें, आलू, ये सब चीज़ें हम करते हैं। ये हमारी किसके लिए, ये तो हमारी कृषि लैंड है या कृषि भूमि है। लेकिन एक होती है हमारी गैर कृषि भूमि, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होती है। और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड या फिर गैर कृषि भूमि का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लैंड जहाँ पे कृषि ना होती हो, जैसे जंगल, फॉरेस्ट, कृषि तो नहीं होती वहाँ किसी तरीके की। जैसे ग्रेजिंग लैंड, जानवरों के चरवाहे की जो जगहें होती हैं, वो भी क्या होती हैं, वो भी भूमियाँ होती हैं। ठीक। तीसरी फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े फार्म नहीं होते, फार्म हाउस, जैसे आप सरदारों के बीच में बहुत पॉपुलर होते हैं, फार्म वगैरह, फार्म हाउस बनाते हैं, या फिर बड़े बड़े ऐसे एक्टर्स जो होते हैं वो भी फार्म हाउस में रहते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे फार्म हाउस भी सरकार के कंट्रोल में। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़मींदारों को सौंपी गई थी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, वन या जंगल, वन या जंगल, चरवाहा भूमि, चरवाहा भूमि एवं फार्म आदि, एवं फार्म आदि। अंग्रेजी वाले लिखो, द जमींदार ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज ऑफ, जमींदार ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज ऑफ, द जमींदार ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल, द जमींदार ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज ऑफ non-agricultural landowner, non-agricultural landowner such as forest, such as forest, grazing land and farms, and farms। हिंदी वाले लिखो, स्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित, स्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित स्थलों पर लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित स्थलों पर लागू किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस ने तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन से रीजन में या क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। लिखो, बिहार, बिहार, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश है ये, ध्यान रखना, पहले ये संयुक्त प्रांत था। ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश हम आज के समय में बोल रहे हैं इसको, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक, चलो उसके बाद लिखो, उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु, ठीक। और ये ब्रिटिश इंडिया के या भारतीय इंडिया के कम से कम 19% भूमि के ऊपर लागू हुआ था। ठीक है, तो डैश लगा के लिख लो, 19%, 19% ब्रिटिश भारत के भाग पर लागू किया गया। 19% ब्रिटिश भारत के भाग पर लागू किया गया। लिखो, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड in Bengal, the permanent settlement was introduced in Bengal, Bihar, Odisha, Bengal, Bihar, Odisha, Eastern UP, Bengal, Bihar, Odisha, Eastern UP, Northern Tamil Nadu, Northern Tamil Nadu, comprising 19% of, comprising 19% of British India, comprising 19% of, तुम किस में लिख रहे हो? हिंदी में लिख रहे हो?
ब्रिटिश इंडिया, 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, ये देखो पूरा ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम है। इससे बाहर क्वेश्चन ना यूपीएससी ने अभी तक पूछे हैं और ना कोई संभावना है, इसलिए मैंने इसके बारे में लिखा दिया आपको। ये क्योंकि ये क्या है, मेंस का टॉपिक है आपका। ठीक है, मेंस के टॉपिक को लिखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एक चीज़ रह गई है और वो चीज़ है कारण। कारण ये क्या थे कि जिसकी वजह से ज़मींदारी सिस्टम को लागू किया गया, वो कारण आप लोग मुझे बताओ क्या क्या थे। क्यों लागू किया था ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी या स्थायी बंदोबस्त भारत के अंदर, जो कि मैं थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ आपको। राजस्व एकत्रित करना था इनको, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कर रहे थे ना, भारत के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कर रहे थे। और दूसरा क्या है, रूलिंग डायनेस्टी को एम्पावर करने के लिए। भारत के अंदर इतना स्थायी बना दो किसी भी चीज़ को कि हमारे हाथ से वो चीज़ें निकले। जब ज़मीनों के ऊपर ही अधिकार कर लोगे तो फिर लोग खुद कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, तो कारण कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ तक चले जाना, लेकिन अगर आपसे प्रभाव कोई पूछ ले कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़े इस जमींदारी सिस्टम के भारतीयों के ऊपर, क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़े, प्रभाव क्या पड़े जमींदारी सिस्टम को भारत में लागू करने से, तो कुछ ये होमवर्क में डालो जल्दी से कि ये आपको होमवर्क करना है कि प्रभाव या फिर कॉन्सिक्वेंसेस आप इसके लिख के लाओगे। कम से कम मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए। कितने, 5 पॉइंट्स में आप कॉन्सिक्वेंसेस या प्रभाव लिखोगे जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त के क्या क्या पड़े। मैं रफली बता देता हूँ, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो फिर ढूंढ के लिखना। पहली चीज़, गरीबी बढ़ी, पॉवर्टी बढ़ना शुरू हुई लगातार लोगों के ऊपर। दूसरी चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी भी बढ़ना शुरू हुई लोगों के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ इंडेप्टनेस जिसको कहते हैं, इंडेप्टनेस का मतलब कर्जा लोगों पे बढ़ना शुरू हो गया और कर्जा लगातार लोगों पे बढ़ता चला गया। चौथी चीज़ क्या हुई, यहाँ पे लैंडलॉर्डिज्म वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, मतलब ज़मींदार अब धीरे धीरे साहूकार बनते चले गए, साहूकारों में लोग कन्वर्ट होते चले। कैसे, ये किसानों को तो देना था 10/11, 1/11, किसानों की भूमि चाहे फसल उगे चाहे ना उगे तो उन्हें पैसा देना पड़ता था। अब जब उनकी फसल नहीं उगी, ये पैसा कहाँ से देते थे कि वहाँ गांव के एक बड़े से व्यक्ति के पास जाते थे जिसके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होता था, और वो व्यक्ति इनको पैसा दे देता था। किसके ऊपर दे देता था, कर्जा दे देता था। और कर्जा किस पे, ब्याज पे दिया जाता है ना, कि हम तुमसे ब्याज के रूप में इतना ले लेंगे। अब ब्याज के रूप में लेने वाले लोग ही आगे चल के साहूकार बन गए। यहाँ से साहूकार वाला सिस्टम चालू हो गया भारत के अंदर। पहले साहूकार नहीं थे, पहले लैंडलॉर्डिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट इस तरीके से नहीं किया करते थे। अब लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरीके से। तो ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनना या बिल्ड होना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम भी भारत के अंदर शुरू हो गया। अब वो साहूकारों की वजह से क्या हुआ, शोषण शुरू हुआ, किसानों का शोषण, किसानों की बहन बेटियों का शोषण, अगर वो पैसे वापस नहीं कर पा रहे या फिर उनको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ता था। ये बात कल मैंने आप लोग को बताई थी। तो ये सब चीज़ें होना भारत के अंदर शुरू हो गई। तो ये सब क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस या फिर प्रभाव थे जो इसके ऊपर पड़ने वाले थे। ठीक है, इन्हीं सबको लिख के लाना है। ठीक है, इन्हीं सबको लिख के लाना जो भी मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम के अलावा अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने बात करी थी। क्या यहाँ पे, पुलिस रिफॉर्म्स, रिवेन्यू रिफॉर्म इसका यही है। इसके बारे में आप लोग समझ गए अच्छे से, क्योंकि ये मेंस का पार्ट है, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म की बात करें तो ये बताओ ज़रा, मुगल का काल था जब भारत के अंदर, तो भारत के अंदर मुगल काल के अंदर क्या पुलिस रिफॉर्म्स या पुलिस सर्विसेज चला करती थी या नहीं चला करती थी? मुगल पुलिस वालों को अपॉइंट करते थे, रखा करते थे, नहीं रखा करते थे? बताओ, होते थे? कौन होते थे? कि हमारे जो सैनिक होंगे वो मतलब तुम्हारे संरक्षण में रहेंगे और तुम्हारे यहाँ के जो सब कुछ होंगे वो सेना के लोग हैं, आर्मी है उनकी, वो आर्मी है। मैं पुलिस रिफॉर्म्स की बातें कर रहा हूँ, मैं पुलिस सुधार की। क्या पुलिस जैसी कोई भी सर्विसेज मुग़लों के समय में थी या नहीं थी? मुग़लों के समय में पुलिस सर्विसेज थी। ठीक है, इवन शेर शाह सूरी के काल में भी पुलिस सर्विसेज थी।
ठीक, मुग़लों के काल के दौरान पुलिस सर्विसेज थी, लेकिन सारी की सारी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ स्टे रहा करती थी सिटीज़ तक, विलेजेस के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो मुग़ल पोस्ट के दौरान या फिर मुग़लों के दौरान ऐसी सर्विसेज हुआ करती थी, लेकिन हाँ सर्विसेज कुछ उस तरीके की नहीं होती थी। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर जो गांव का सबसे प्रभावी व्यक्ति होता था, उस गांव के प्रभावी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते कि तुम करता धरता हो, यहाँ पे चौधरी हो तुम। चौधरी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। चौधरी किसको बोला जाता है? जो गाँव को लीड करता है, हेड करता है, तो उसको चौधरी बोल दिया जाता था। चौधरी बोल दिया जाता था, या सबसे बड़ा तबका का लड़का जो भी होता था उसको आगे चल के उस सर्विसेज के अंदर भेज दिया जाता था कि चलो तुम इस गांव की सर्विसेज को संभालोगे। लेकिन वो नौकरी नहीं थी ऐसे पुलिस की जैसे सर्विसेज होती हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या करा, भारत के अंदर इन्होंने जो पहले जो पोस्ट होती थी मुग़लों के दौरान, उस पोस्ट को बोला जाता था कोतवाल की पोस्ट। क्या बोला जाता था? कोतवाल। कोतवाल साहब सुना होगा, आज कहीं कहीं सुनने को मिलता है कोतवाल साहब, कोतवाल साहब। कोतवाल आज के समय में कोई पोस्ट नहीं, कोतवाली होती है, लेकिन कोतवाली के अंदर कोतवाल नहीं होता है। आज के समय वो क्या होता है? दारोगा होता है। ठीक है, सबसे हेड कौन होता है? दारोगा होता है। तो यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म के अंदर इन्होंने सबसे पहला काम क्या करा, दारोगा की पोस्ट को लाके भारत के अंदर लॉन्च किया। ये दारोगा की पोस्ट भारत के अंदर पहले नहीं थी, तो क्या करा इन्होंने? दारोगा जैसे सिस्टम को लागू किया। और दारोगा क्या करेगा, आसपास के छोटे छोटे जो थाने होते हैं, जैसे बारूद थाना चौकी हो गई, ठीक है, इधर आगे बांस मंडी के पास में एक चौकी हो गई, ये छोटी छोटी चौकी किसके अंडर में? वजीरगंज कोतवाली के अंडर में। तो वजीरगंज कोतवाली में एक हेड बैठेगा दारोगा, और इन छोटी छोटी चौकियों को कंट्रोल में रखा करेगा अपने। तो इस पोस्ट को लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब पोस्ट ऑफ दारोगा जिसने लागू की है वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरी चीज़, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी की जैसी कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी। अब एक कोतवाली का व्यक्ति दो चौकी को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस कोतवाली को भी तो कंट्रोल करने के लिए कोई हेड होना चाहिए, और वो हेड सिटी के हेडक्वार्टर में बैठेगा, और वो हेडक्वार्टर में बैठ के ऐसी तमाम कोतवालियों को अपने अंडर में रखेगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, नियम और कानून व्यवस्था बनी जाए। इसके लिए इसने क्या कर दिया? एसपी की एक पोस्ट को लॉन्च कर दिया, जिसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो समझ आ गया, दो बेसिक रिफॉर्म इसके भारत के अंदर क्या थे? एक पोस्ट ऑफ दारोगा और दूसरी पोस्ट ऑफ एसपी। इसको शॉर्ट में लिख लो कहीं। जुडिशियल रिफॉर्म्स या न्यायिक सुधार की अगर हम लोग बातें करें, ठीक है, तो न्यायिक सुधार के अंदर देखिए इनके कुछ सुधार हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के, जो इन्होंने भारत के अंदर किए और अच्छी तरीके से करने की कोशिश भी की। ठीक है, सबसे पहले 4 दीवानी कोड्स इस्टेब्लिश किए गए। दीवानी कोड्स, दीवानी कोड्स का मतलब क्या हो गया? राजस्व। ठीक है, दीवानी कोड का मतलब क्या हो गया? राजस्व से रिलेटेड है, रिवेन्यू से रिलेटेड है। ठीक है, दीवानी का मतलब आप इसको हिंदी में तो दीवानी ही लिखोगे, लेकिन मैंने इसका मतलब क्या बताया आपको? राजस्व से रिलेटेड। मतलब अगर किसी भी तरीके के राजस्व से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कर व्यवस्था हो, सरकार को कर ना मिल पा रहा हो, किसान कर नहीं दे पा रहे हो, या कोई भी ऐसी समस्या हो जो राजस्व से रिलेटेड हो, उस सब के समाधान के लिए इन 4 दीवानी कोड को बनवाया गया। ठीक है, और ये 4 दीवानी कोड कहाँ कहाँ बने लिख लो। कलकत्ता, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद। कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद, इन जगह पे ये 4 दीवानी कोड्स को बनाया गया। ठीक, दूसरा पॉइंट इसके अंदर, दूसरा पॉइंट इसके अंदर, ठीक, इसी तरीके के 4 सर्किट कोड्स बनाए गए। सर्किट कोड को भी ऐसे ही सर्किट लिखा जाएगा। सर्किट कोड बनाए गए भारत के अंदर। ठीक है, और ये कोड क्या थे? ये कोड थे टेंजिबल नेचर के। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं।
मतलब एक जगह स्थापित नहीं है ये, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिसको मोबाइल कोर्ट्स के नाम से भी जाना जा सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल कोर्ट्स या 4 सर्किट कोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए जो किसी एक जगह नहीं बने, ये मूव करते रहते थे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। जैसे आदि हैं, ठीक, आदि ने क्या करा, किसी का मर्डर कर दिया मान लिया, ठीक, किसी से नाराज़ है बहुत ज़्यादा, आदि ने करा किसी को अटैक और पकड़ के दबोच के मार दिया, ठीक। अब आदि तो है कहाँ के, मऊ के, आजमगढ़, ठीक है। अब आदि का सुनवाई करने के लिए एक कोर्ट बनाया जाएगा, कहाँ, मऊ के अंदर। घटना कहाँ की है, लखनऊ की है। आदि के सारी डॉक्यूमेंट्स या फिर इनका सारा का सारा जो भी है सिस्टम वो कहाँ का है, लोकेलिटी, वो सब मऊ की है। तो कहाँ पे जाएगा इनका केस, मऊ के अंदर जाएगा। तो सर्किट कोर्ट कहाँ पहुँच जाएगा, मऊ पहुँच जाएगा, ठीक। अगर यही कोई व्यक्ति लखनऊ का है, आमिर है मान लिया, ठीक, आमिर ने मार दिया आदि को, ठीक, ऐसा मान लिया, ठीक, आमिर ने मार दिया आदि को। अब यहाँ क्या होगा, वो वाला कोर्ट उठ के कहाँ चला आएगा, लखनऊ चला आएगा, ठीक है। वो वाला कोर्ट उठ के कहाँ चला आएगा, लखनऊ चला आएगा। और वही वाला कोर्ट आके सुनवाई किसकी करेगा, अब आमिर की सुनवाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, सर्किट कोर्ट है। जहाँ घटना होगी ये कोर्ट कहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, और वहाँ जाने के बाद में इसकी सुनवाई पूरी तरीके से हुआ करेगी, ठीक है। ये दो। तीसरी चीज़, विटनेस लॉ वॉज चेंज्ड। विटनेस लॉ को चेंज कर दिया गया। कोर्ट के नाम है सर? नहीं, इनके कोई नाम नहीं है, ना किसी जगह पे थे, ठीक है। मोबाइल कोर्ट्स हैं, इसीलिए बताया ना, मूविंग कोर्ट्स। विटनेस लॉ, विटनेस का मतलब क्या होता है, हाँ, गवाही बोलते हैं ना, गवाह जिसको बोलते हैं। तो गवाह वाला या गवाही का जो कानून था वो इस समय चेंज कर दिया गया, ठीक है। गवाही का कानून देखो भारत के अंदर बड़ा सख्त था। भारत के अंदर बोला जाता था गवाही को लेके कि गवाही हम उसी की मानेंगे भारत के अंदर जिन लोगों ने भारत के अंदर एक दर्जा ले रखा है। दर्जा का मतलब क्या होता है, जो रेपुटेड लोग हैं भारत के अंदर, मतलब गवाही या तो रिच लोगों की मानी जाएगी, या ज़मींदारों की मानी जाएगी, या फिर मेल डोमिनेंट लोगों की मानी जाएगी, या अपर कास्ट के लोगों की मानी जाएगी। ये होता था पहले, ही गवाही उन्हीं की मानी जाती थी। ऐसे लोगों को लोग सम्मान देते थे और उन्हीं की गवाही मानते थे। मतलब यहाँ पे एक कास्ट एंगल बहुत गंदा होता था, रिलीजन एंगल बहुत अच्छा गंदा हुआ करता था, ठीक है। ये सब चीज़ें होती थी, और जेंडर भी बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता था। तो गवाही सिर्फ वो व्यक्ति दे सकता है जो या तो मेल होगा, ठीक, या फिर उच्च जाति का होगा, या फिर समाज में एक बड़ा ओहदा रखता होगा। इसको इन्होंने चेंज कर दिया, बोले ये सब बर्बाद और फालतू बातें। अंग्रेज एक काम भारत में बहुत अच्छा करके गए थे, कुछ इस तरीके की चीज़ें, जैसे विटनेस लॉ को चेंज करने का मतलब ये था कि अब कोई भी कास्ट, जेंडर या फिर रिलीजन यहाँ पे गवाही दे सकता है, और उनको गवाही देने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। बच्चे तब भी नहीं दे सकते थे, बच्चे अभी भी नहीं दे सकते, आपको एटलीस्ट बालिग तो होना ही पड़ेगा, ठीक। तो कास्ट, जेंडर या रिलीजन से बच के आप लोग यहाँ पे गवाही अब सब गवाही देंगे, कोई भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे कास्ट, जेंडर, रिलीजन, आगे चल के आप लोग सती प्रथा देखोगे, विडो रीमैरिज देखोगे, चाइल्ड लॉ के जो मैरिज होती थी उस पर रोक लगाना देखोगे, महिलाओं के प्रति अत्याचार जो भारत में होते थे उस पर देखोगे रोक लगाना। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स भारत के अंदर ये गवर्नर जनरल वाइसराय करके गए, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछा जाए ना, कुछ तो भारत में ये ढंग का करके गए होंगे, तो ये कुछ ढंग के पॉइंट्स हैं जो ये लोग भारत के अंदर करके गए। एक छुआछूत जैसी चीज़ जो भारत के अंदर थी, वो स्टीरियोटाइप इन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश करी थी, और वो काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दिए थे, ठीक है। अगला पॉइंट इसके अंदर क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जो फांसी होती है उस फांसी की सज़ा पे रोक लगा दी गई। मतलब कैपिटल पनिशमेंट, हाँ, कैपिटल पनिशमेंट अब अलाउड नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते थे, उम्र कैद दे सकते थे, लेकिन किसी की हत्या नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये सब क्या है, इसके जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्याय से रिलेटेड है, न्यायिक रिफॉर्म कहलाते हैं, न्यायिक सुधार कहलाते हैं। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स किसको दी गई, ये बात कब की चल रही है, 1793-94 की। भगत सिंह कब है, 1930-31,
29 की बात। बंद कर दी गई सर, तो मतलब फिर अरे तो 200 साल 150 साल हो गया है तकरीबन। उस साल में उतने में कोई लॉ ही नहीं चेंज हुए, इतने सारे चार्टर एक्ट आए, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गए, उतने टाइम में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ होगा। कानून आते रहे हैं ना टाइम टू टाइम। इसी समय तो फांसी बंद की गई है इनके काल के दौरान। अगला गवर्नर आएगा कहेगा नहीं चालू करेंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं। ठीक ऐसे करके जो अलग अलग रूलर आएगा वो अपने हिसाब से कानून चलाएगा ना। तो इस समय तो रोकी गई है, हमेशा थोड़ी रुकी रहेगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गए आपके तमाम सारे के सारे। क्या क्या बता दिया मैंने आपको? सबसे पहले रेवेन्यू रिफॉर्म्स बता दिया, पुलिस रिफॉर्म्स बता दिया, और तीसरा जुडिशियल रिफॉर्म बता दिया। अब चौथा देखो यहाँ पे, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। मतलब न्यायिक सेवा के अलावा भी हमारे पास में नागरिक सेवा भी होती है। अब ये नागरिक सेवा को लेकर कुछ सुधार भारत के अंदर किए गए थे। ठीक है, पहला देखो पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थी, ये तो इंट्रोड्यूस किसने की थी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब की थी? 1772 में। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1772 में किसने शुरू की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी, ये तो हमें पता है। बट परमानेंसी इसके अंदर या रेगुलरिटी इसके अंदर, या फिर आप कह सकते हैं इसके अंदर एक रेगुलर बेसिस पे पोस्ट पे अपॉइंट कर देना लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मतलब डीएम डीसी बनते तो थे पहले, लेकिन क्यों बनते थे? सिर्फ और सिर्फ चलो भारत चले आओ, भारत के अंदर एक जगह है, उस जगह को खाली कराना है, उस जगह के लिए वो आ गया डीएम डीसी, और उसने क्या करा, उस जगह को खाली कराया, या कहीं से कर कलेक्ट करना है कर कलेक्ट करा और चला गया। उसको सिर्फ इतना ही काम मिलता था, ये होता था डीएम या डीसी। अब इन्होंने इस पोस्ट को क्या कर दिया? परमानेंट कर दिया। अगर आप इस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिए गए हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा, और आपको तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। इससे क्या हुआ? परमानेंसी चली आई सिविल सर्विसेज के अंदर। तो इनको सिविल सर्विसेज में रेगुलरिटी लाने का या फिर परमानेंसी लाने का क्या मिलता है? एक पूरा का पूरा क्रेडिट मिलता है, और जिस क्रेडिट की वजह से इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, अब आई बात समझ में? इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या लेके आए थे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? परमानेंसी को हाँ स्थाई चीज़, स्थाई कर दिया। मतलब सिविल सर्विसेज को इन्होंने क्या कर दिया? स्थाई कर दिया, मतलब परमानेंट कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब रेगुलरिटी आ गई इसके अंदर। अब इस पोस्ट को आपसे कोई आगे छीन नहीं सकता किसी भी बेसिस के ऊपर। तो ये परमानेंसी का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरा देखो इसके अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। पॉलिटी अभी पढ़ी नहीं ना तुम लोग ने? पॉलिटी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, एक आर्टिकल है हमारे यहाँ, आर्टिकल 50 संविधान के अंदर एक आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब नागरिक जो लोग हैं वो कैसे चलते हैं? एग्जीक्यूटिव से चलते हैं। जुडिशरी समझते हो किसको कहते हैं? 3 श्रेणी होती है ना, कौन कौन सी होती हैं? मतलब एक होती है एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। एक होती है लेजिस्लेचर, और तीसरी होती है जुडिशरी। इसको तो न्यायपालिका बोलते हैं,
और इसको विधान या कुछ विधान पालिका करके कुछ बोलते हैं समथिंग, ठीक है, अभी मुझे इसका याद नहीं आ रहा। मतलब ये क्या होता है, बेसिकली कानून बनाने के लिए बनाई गई एक पूरी की पूरी सभा है, जहाँ कानून बनते हैं वो क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है। जिन कानूनों को लागू किया जाता है वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका करती है। विधायिका बोला जाता है, सॉरी क्या बोला जाता है, विधायिका बोला जाता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो ये क्या होती है, कानून बनाती है विधायिका। विधि का विधान कौन बना रहा है, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये विधायक है पूरी तरीके से, सारी विधायिका बना रहे हैं बैठ के, ये सारे के सारे सांसद हैं जो कानून बना रहे हैं बैठ के। ये कानून बनाते हैं, ये कानून को लागू करते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के लोग। इन्होंने बनाया, इन्होंने लागू कर दिया और इन्होंने आके बाद में चेक किया। चेक एंड बैलेंसेस करती है जुडिशरी कि तुमने जो कानून बनाए वो सही है, गलत है, जनता के लिए सही है, कहीं उनके फंडामेंटल राइट या फिर मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये 3 तरीके से पूरा का पूरा देश चलता है हमारा। उसी समय अंग्रेज़ों ने भी भारत के अंदर ये सब सिस्टम लागू किया था, जिसके अंदर एक तो जुडिशरी थी, बात मैंने करी ना अभी, कोर्ट होते थे, सिविल सर्किट कोर्ट्स होते थे या मोबाइल कोर्ट्स होते थे, इस तरीके के कोर्ट्स हुआ करते थे। इन कोर्ट्स को हम लोग जुडिशरी बोलते थे। एग्जीक्यूटिव क्या करती थी, जो गवर्नर की पोस्ट होती थी, ये सब कौन थे, एग्जीक्यूटिव तो थे। अब आप लोग को वो याद है कौन, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने मिला के रखा था ना दोनों को, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था, नंद कुमार को फांसी दे दी। नंद कुमार को फांसी देना तो जुडिशरी का काम था, तो ये एग्जीक्यूटिव वाला पर्सन इसको फांसी कैसे दे रहा है, उस समय नहीं था ये वाला लॉ। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बोला सेपरेशन करूंगा मैं, सबसे पहले दोनों को अलग अलग करूंगा। मतलब जुडिशरी और न्यायपालिका की शक्तियां एक तरफ अलग होंगी और उसमें एग्जीक्यूटिव की सारी शक्तियां एक तरफ होंगी और दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी के भी काम में। न्यायपालिका अपना काम करेगी और एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी। और ये आज के समय में संविधान का एक अहम हिस्सा है कि सेपरेशन ज़रूर होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है, अदरवाइज़ काम उस तरीके से नहीं चल पाता है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपको जो भी रिफॉर्म्स बताए अभी तक, जो सारी चीज़ें बताई हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। रेवेन्यू रिफॉर्म्स से हम लोग ने पूरा का पूरा ज़मींदारी सिस्टम पढ़ लिया इनका, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर मैंने आपको 2 पोस्ट बताई, एक दारोगा की और एक एसपी की पोस्ट बताई। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स बता दिए, जिसके अंदर दीवानी कोर्ट्स, सर्किट कोर्ट्स और यहाँ पे विटनेस लॉ और फांसी की सज़ा, ये सारी बातें करी हम लोग ने यहाँ पे। इसके बाद में मैंने आपको सिविल सर्विसेज रिफॉर्म भी बता दिए, जिसमें परमानेंसी सिविल सर्विसेज के अंदर लाने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक डिफरेंस क्रिएट करने वाले या अलग अलग पावर्स देने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यहीं तक इस क्लास को रखते हैं। अगला क्लास हम लोग का होगा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली बहुत कंट्रोवर्शियल भारत का गवर्नर रहा है, गवर्नर जनरल रहा है। उसके बारे में जब बात करेंगे तो बात करते समय बहुत सारी चीज़ें इसके सामने आएंगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन और आप लोग को होमवर्क में करना है, इसके अंतर्गत हुए युद्धों के बारे में या वॉर के बारे में भी लिख के आइएगा कि इसके समय में कौन सा वॉर चल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के। पढ़ा चुका हूँ मैं, सिर्फ देख के आना है ध्यान से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।